हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नया टॉपिक जिसका नाम है क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन का मतलब होता है क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी कहलाती है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जैसे मान लो, हेलो बच्चों कैसे हैं। चले तो फिर आज अपना टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। नया टॉपिक है अपना ये। तो आयोनाइज हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। बढ़िया एकदम। चलो सही है, अच्छी बात है। स्टे हेल्दी, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत जरूरी है। जब तक अपन हेल्दी रहेंगे तब तक अपन ये भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब एक फिक्स अमाउंट में कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक, अब बात एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है या दो इलेक्ट्रॉन की, ये स्पेसिफिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि दो निकालना है तो इतनी एनर्जी लगेगी, लेकिन एनर्जी मिनिमम तो चाहिए होगी। मतलब किसी चीज की फिक्स एनर्जी तो होगी ही कि इतनी चाहिए तभी ये निकल पाएगा, इससे ज्यादा पर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो वो कहलाती है क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हैं अपन कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जो फॉरवर्ड प्रोसेस, आगे की ओर बढ़ने वाली प्रोसेस कहलाती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक है, जैसे अपन ने कहा कि ए प्लस बी बन गया अपना ए बी, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर ये बैक होती, मतलब ए बी टूट के ए प्लस बी बना रहा होता तो वो कहलाती कौन सी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इतना अभी के लिए इतना पर्याप्त है जानने के लिए। तो आयोनाइजेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब कोई टूटेगा किसी को तोड़ने में ही तो एनर्जी खर्च होती है क्या नहीं। क्या अगर कोई चीज तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, बिना तोड़े कैसे हो जाएगी। जोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च होती है। और यूनिट क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, किलो कैलोरी मोल इनवर्स, या फिर किलो जूल मोल इनवर्स, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये मेन चीज है। एक तो डेफिनेशन मेन हो गई, खैर पॉइंट तो सारे ही मेन है। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट फैक्टर पे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल काय पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अपन को जेड इफेक्टिव का पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में भी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो जेड इफेक्टिव हर जगह आ रहा है कि नहीं। तो जेड इफेक्टिव में अपन ने क्या पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आईपी प्लस चार्ज के क्या हो गया, डायरेक्टली, और माइनस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। अब ये जो जेड इफेक्टिव है अपन काय में देखते थे, पीरियड में देखते थे। तो ये आईपी भी अपन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बिहाफ पे पीरियड में ही देखेंगे, ग्रुप्स में नहीं देखेंगे।
तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +5, मैग्नीशियम +7। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम थोड़ी, मैग्नीज। ठीक है, हो गया। अब इन पे चार्ज कौन कौन से है, +2, +5, +7। अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, आईपी का ऑर्डर निकालना है कि किस में आईपी ज्यादा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस में ज्यादा है। तो अब देखो आईपी क्या प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि प्लस चार्ज बढ़ने पर आईपी भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो देखो प्लस चार्ज किस में बढ़ रहा है, +7, +5, फिर +2। तो तो सबसे ज्यादा आईपी किसका, +7 का, फिर +5 का, फिर +2 का। अगला क्वेश्चन देखो, आई प्लस आई, आई माइनस, आई क्या है ये अपना आयोडीन। ठीक है, अब बताओ प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्लस चार्ज पर ज्यादा होगा और माइनस चार्ज पर कम होगा। तो देखो क्या कुछ इस टाइप का ऑर्डर बन जाएगा। आगे बस समझ में। चलो अगले वाले पे आते हैं। अब आईपी माइनस चार्ज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना माइनस चार्ज ज्यादा होगा उतना आईपी कम होगा। तो माइनस चार्ज किस पे ज्यादा है, -5 पे, कम किस पे, -3 पे। तो जहां पर ज्यादा होगा माइनस चार्ज वहां पर आईपी कम होगा। ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा अपना फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। यहाँ पर कौन सा था अपना आईपी, अब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक साइज। आईपी थोड़ी जेड इफेक्टिव यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, कौन सी जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज। ये दोनों टॉपिक अपन पिछले पढ़ ही चुके हैं। तो मान लो यहाँ एटॉमिक साइज आईपी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये अपन काय में देखेंगे, एटॉमिक साइज हमेशा ग्रुप में ही देखते थे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर फर्स्ट आईपी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। अगर सेकंड बोला होगा तो नहीं, फर्स्ट वाले में नहीं निकालते हैं। फर्स्ट वाले में तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। थर्ड बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम का चलता है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट आईपी देखो, अपन ने एग्जाम्पल लिया लिथियम, वैलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। अब यहाँ देखो हमने यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है। तो क्या है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है 2s1, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं 2s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इसमें से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। पी ब्लॉक में बनते हैं कितने, देखो एस में मैक्सिमम बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में बनते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में बनते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में बनते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस के तो यहाँ फेल हो गए, तो ये कंप्लीटली फेल हो गया। फिर पी में आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो पी तक अपन ने पहले फिल किए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो अब अपन इनका ऑर्डर कैसे बनाएंगे। जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उन वो ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। तो इस हिसाब से जो एस ब्लॉक है वो कंप्लीटली फिल कब होगा, 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर एस कंप्लीटली फिल्ड है, और पी वाला कंप्लीटली फिल्ड कब होगा, जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 कहाँ पर है, इस वाले में। बाकी सब ये तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कौन से हुए, एक तो ये 2s वाला हुआ और एक 2p वाला हुआ। अब एक चीज और, या तो फुल्ली फिल्ड हो, मतलब पूरी तरह फिल्ड हो ऑर्बिटल उनके, या फिर हाफ फिल्ड हो। ठीक है,
तो फुल्ली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा? नहीं, मतलब फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर होते हैं हाफ फिल्ड, और फिर आते हैं अदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? फुल्ली फिल्ड वाली, एक तो ये, एक तो ये। देखो अभी फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से ये आगे वाले एलिमेंट से तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, इस वजह से इसकी पोजीशन कहाँ पर आ गई? यहाँ पर। ठीक है, और ये हाफ फिल्ड है, तो इस वजह से भी इसकी पोजीशन कहाँ पर आ गई? आगे, एक एटम के आगे ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये तो मोस्ट स्टेबल है ही। एक चीज याद रखना कि पीरियड में, हाँ, लार्जेस्ट आईपी इन पीरियड, मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में किन का होता है? इनर्ट गैस का। किसका? इनर्ट गैस। कौन सी होती है इनर्ट गैस? ग्रुप नंबर 18 वाली, जितने भी ग्रुप नंबर 18 में आते हैं एलिमेंट्स वो कहलाते हैं इनर्ट गैस। कौन सी? ये माने आता ईरन दौड़े, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब सेकंड आईपी, सेकंड लार्जेस्ट आईपी मतलब सेकंड लार्जेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किनका होता है? हेलोजेंस का। किनका होता है? हेलोजेंस का। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट में आते हैं अल्कलाइन। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट में कौन से आते हैं? अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन थ्रो, अल्कली लिख लो, अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ये होते हैं अपने ग्रुप नंबर 1 वाले, ये होते हैं ग्रुप 17, और ये होते हैं ग्रुप 18। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अगर इनका अपन ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नियॉन, पता ही है अपन को। फिर आएगा कौन सा? फ्लोरीन, पता है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन से होते हैं? हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में कौन सा? फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पहले आ गया क्योंकि ये हाफ फिल्ड था। फिर आ जाएगा अपना ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा अपना कार्बन। अब बेरिलियम कहाँ पर आ गया? बोरॉन के पहले आ गया, तो फिर बोरॉन इसके पीछे आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा अपना लिथियम। तो ऑर्डर किस टाइप का बन जाएगा? इस टाइप का ये ऑर्डर बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट होती हुई एक बार अपन रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी खर्च होती है उसे अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसे अपन क्या एंडोथर्मिक एनर्जी भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक के बारे में बताया था, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसकी यूनिट अपन ने पढ़ी थी, किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं वो पढ़ेंगे। तो उसमें कौन कौन से थे? एक था जेड इफेक्टिव, और एक था अपना एटॉमिक साइज। ठीक है, जेड इफेक्टिव के आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और एटॉमिक साइज के आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जेड इफेक्टिव के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो आईपी भी इनका ऐसे ही हो गया। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद आते थे अपन एटॉमिक साइज पे, जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, हमने बताया था फर्स्ट आईपी के लिए अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे, जो सेकंड आईपी होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, थर्ड आईपी में दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ठीक, फर्स्ट आईपी की बात की थी, तो यहाँ पर अपन ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से अपन को पता चल जाता है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। अब अपन को पता था कि पीरियड में सबसे लार्जेस्ट आईपी किसकी होती है? इनर्ट गैस की होती है, और सेकंड लार्जेस्ट होती है हेलोजेंस की, और सबसे कम होती है इनकी अल्कली मेटल्स की। ग्रुप नंबर 1 में आते हैं।
तो अपन ने पहले तो इन तीनों को अरेंज कर लिया, कर लो तीनों को अरेंज, ठीक है, कि सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और सबसे कम। अब बीच वाले ये बचे, फिर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर देख लो कि जिसका फुल्ली फिल्ड होगा वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते ही थे, फुल्ली फिल्ड में नियॉन आ गया था, हाफ फिल्ड में कौन सा, नाइट्रोजन आ रहा था, तो वो एक एटम को छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो 2s बेरिलियम था तो ये भी स्टेबल था क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड था एस ब्लॉक के लिए, तो ये भी एक एटम को छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या बना लिया था, इनका ऑर्डर बना लिया था फॉर फर्स्ट आईपी। अब याद रखना कि जेड इफेक्टिव के लिए अपन ये पीरियड में देखते थे और एटॉमिक साइज का में देखते थे, ग्रुप में देखते थे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता होगा। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? चलो एक नोट लिखाई दे रहे इसका, ठीक है, पहले इतना लिखो छापो। अब एक नोट डाल लेते हैं अपने, ये वाला नोट डाल लो। नोट थोड़ा महंगा है, 500 रुपये का सबसे बड़ा नोट है, ठीक है, इस टॉपिक का सबसे बड़ा नोट। तो लिखो, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव इज डोमिनेंट फैक्टर, सो एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। अगर यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेट, डोमिनेट मतलब उसकी पावर ज्यादा है जेड इफेक्टिव की, तो जो एलिमेंट है उनका अरेंजमेंट जेड इफेक्टिव के हिसाब से ही अपन अरेंज करेंगे। जैसे कि बी एल गारंटी अपन ने 13 ग्रुप का ये पढ़ाई था, ये क्या था, एल्यूमिनियम और गैलियम क्या शो कर रहे थे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम शो कर रहे थे क्या, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, ये 3D 4D और 5D के एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो इनमें इन दोनों की साइज इक्वल हो रही थी 4D और 5D की, कहाँ पर, जब अपन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन शो करता है, तब तुम्हें बताना है कि 4D और 5D के एलिमेंट्स भी शो करते हैं और ग्रुप 13 में इंडियम और थैलियम भी शो करते हैं। लेकिन अगर बात आई ऑर्डर की, ठीक है, ऑर्डर की बात आई, उन्होंने पूछा कि डोमिनेंट फैक्टर कौन है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेंट है, तो वहां पर अपन को बोलना है कौन डोमिनेंट है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पे वहां पर अपन ने एटॉमिक साइज का ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप 13, ग्रुप 13 के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बनाना है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ये हो जाएगा कि जो नीचे वाला है इसमें इक्वल थे, इनकी साइज चेंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और एक चीज याद रखना कि वहां पर 4D 5D इक्वल हो रहे थे साइज में और 3D कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, सबसे ज्यादा कौन सा, 5D, फिर 3D और फिर 4D, ठीक है। पहले 5D सीरीज ज्यादा स्टेबल, फिर 3D सीरीज ज्यादा स्टेबल, फिर 4D सीरीज ज्यादा स्टेबल। तो ये काय के लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें क्या है, गैलियम ज्यादा स्टेबल है एल्यूमिनियम से, तो पे फिर गा फिर आल फिर थैलियम फिर इंडियम, ये भी एक्सचेंज हो गए, ठीक है। ये हो गया, छापो जल्दी, छप गया, उठा दे, पॉज करके छाप लिया करो, ठीक है। पॉज करके छाप लिया करो। तो आगे पढ़ना है अपन को की एप्लीकेशन ऑफ आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कौन सा, मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटेलिक कैरेक्टर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकेंडली कौन सी है, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के लिए भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो एप्लीकेशन तो ये हो गई। तीसरी आ जाओ, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये हम अभी समझा रहे हैं।
जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट आईपी अपन ने निकालना सीखा था, जो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर निकाला था, तो उनमें होता क्या था, अपन बोलते थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये हमने उनकी एनर्जी लिखी है। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी तो सबकी नॉर्मल रहती थी, हमने बताया था। मान लो एक एटम ए है, उसकी 5 है, बी है उसकी 6 है, सी है उसकी 7 है और डी है उसकी 9 है। तो इनकी ये फर्स्ट आईपी हो गई। अब मान लो कि हमने सबका आईपी सेकंड पे आया और सबका एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया, कुछ खास चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज आया एनर्जी का, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी। देखो इसमें भी वही हुआ, इसमें भी वही हुआ और इसमें भी वही हुआ। अब डी वाले में देखो कि 9 से सीधा कितनी एनर्जी पहुंच गई, 500 एनर्जी पहुंच गई। मतलब कैसे, मान लो अगर कोई एटम स्टेबल है, स्टेबल कैसे हमने बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मैक्सिमम 2 उनके ऑर्बिट में, पी में 6, ठीक है, और डी में 10 और एफ में 14। तो मान लो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 2 थे, मतलब वो फुल्ली फिल्ड था, मतलब वो स्टेबल था, अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहता था। ठीक है, अगर उसकी लाइफ में से वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो कोशिश करेगा कि हम इस इलेक्ट्रॉन को जाने ना दें। मतलब क्योंकि वो इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि वो उस वजह से स्टेबल है अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, तो वो किसी भी हालत में उस इलेक्ट्रॉन को छीनने नहीं देगा अपन को। तो इस वजह से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ज्यादा लगेगी उसको निकालने में, बाहर लगेगी कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो इस वजह से मान लो ये कोई स्टेबल एटम था और उसमें निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी कि 9 से सीधे 500 पहुंच गए। मतलब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो एटम होगा वो कौन सा स्टेबल एटम होगा, या तो फिर उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा या फिर उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तभी एनर्जी ज्यादा खर्च हुई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बल्कि इनमें उतनी खर्च नहीं हुई। अब आगे वाले में देखो, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, मतलब इसके पास, उसे भी इतना फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी फर्क नहीं पड़ा, अब इससे तो फर्क पड़ा। ठीक है, मान लो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे एस ऑर्बिटल में, 2 नहीं, मान लो एक था इसके पास, ठीक है, तो उसने कहा कि एक निकल जान दो, हम और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक है, या फिर एक दे दो तो फायदा है, या फिर एक ही हमसे ले ही जाओ तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दे तो रहा नहीं है, निकाल ही रहे अपन, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल पड़ा है। तुमने कहा ठीक है, तुमने एक निकाल लिया था, ठीक। अब हमने कहा अब हम स्टेबल हो गए थे भैया, अब हमारे पास तो नहीं था कुछ। अब हमने कहा तुम एक और इलेक्ट्रॉन हमसे ले रहे, क्योंकि यार अब तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी तुम हमसे ले रहे, मतलब जो पूंजी थी वो भी तुम ले रहे हो, जो बचा के रखी थी वो भी तुम ले रहे हो, तो उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई, और ज्यादा एनर्जी खर्च हुई। तो जो एनर्जी का इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ये कब आता है, जब कोई स्टेबल से अनस्टेबल हो। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई होता तो उतना फर्क नहीं पड़ता। देखो इससे तो नहीं पड़ा फर्क, थोड़ी बहुत एनर्जी बढ़ी, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी। ये फर्क कब पड़ता है इतना, जब कोई स्टेबल से अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये सब एनर्जी बताने का तरीका था कि मतलब एप्लीकेशन थी ये वाली, कि अपन कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता करें कि इन पर क्या होता है। फोर्थ है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जो अपन ने चार्ज देखते थे ना, जैसे सोडियम हो गया, इस पर +1 चार्ज लगा है, इस पर +2 चार्ज लगा है, +3 चार्ज लगा है, तो इन चार्ज को ही अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ज्यादा स्टेबल होती है, ये तो अपन ने जेड इफेक्टिव में पढ़ा था कि प्लस चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा था, माइनस चार्ज वाले कम। तो वो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर था, लेकिन अपन को यहाँ पे आईपी के लिए देखना है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी डेल्टा आईपी, इस डेल्टा आईपी का मतलब क्या होता है, डेल्टा का वर्ड होता है चेंज इन आईपी। चेंज इन आईपी मतलब कैसा, डिफरेंस।
जैसे मान लो हमने बोल दिया कि हमारी IP10 है, तुम्हारी IP15 है, ठीक है। तो अपन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का है ना, 5 का डिफरेंस। ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ IP, ठीक है। तो दोनों IP की डिफरेंस की बात कर रहा है। अगर डिफरेंस 16 से कम है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, मान लो अपन दोनों का डिफरेंस आया 5 आया, ठीक है। तुम्हारे ऊपर चार्ज था कौन सा, +2, हमारे ऊपर चार्ज था +1। तो हमारे ऊपर चार्ज कौन सा है, कम है, तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, ज्यादा स्टेबल हो रही है। कब ज्यादा स्टेबल होगी, अगर IP 16 से ज्यादा है, लेकिन अपना क्या है 16 से कम है। अगर IP इतने से कम है तो हाइयर ज्यादा होगी, मतलब अपना जो 5 आया वो तो 11.2 से तो कम आया ना। तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तुम ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अगर मान लो हमारी IP होती कितनी, 20 होती और तुम्हारी 5 होती, नहीं तुम्हारी 2 होती, तो 20 और 2 में कितने का डिफरेंस, 18 का है, ठीक है। तो 18 का है मतलब 16 से ज्यादा है, तो हम ज्यादा स्टेबल होते, भले ही हम पे +1 चार्ज है, भले ही तुम पे +2 चार्ज है, लेकिन हम ज्यादा स्टेबल होते। और अगर दोनों IP इनके बीच में है, 16 और 11.2 के बीच में है, तो फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वही वाला अपना तरीका कि जिस पर ज्यादा चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अपन एग्जाम के बिहाफ पे ही देख लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम था, उसको सोडियम प्लस लाने में जो एनर्जी खर्च हुई कितनी हुई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोडियम प्लस को सोडियम +2 में ले जाने में एनर्जी कितनी खर्च हुई, 49.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहले में कितनी 7 खर्च हुई, दूसरे में 49.7 खर्च हुई। तो दोनों का जो ये होता ना, ये कहलाता अपना डेल्टा IP, ठीक है। तो डेल्टा IP कहलाता है, ये चेंज कहलाता है। तो कितना आया 42 पॉइंट इतना, तो 42 पॉइंट इतना ये 16 से ज्यादा है ना, है ना। 16 से ज्यादा, 16 से ज्यादा है तो क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब कौन सी, प्लस वाली, +2 से ज्यादा स्टेबल होगी। आगे बात समझो। अब देखो ये वाला देखो, एल्यूमिनियम +2 और +3। अब यहाँ पे कोई IP की बात नहीं हो रही है, तो अपन स्टेबिलिटी कहेंगे आपका देखेंगे +4। इसका +4 जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो आगे अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल चैप्टर सॉरी टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। अब अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।